दिल की आवाज समय रात के 8 बजे थे। भुवन का ध्यान कभी घड़ी की ओर जाता तो कभी काम की ओर। वह अनमने मन से काम कर रहा था। ऑफिस में सभी लोग जा चुके थे, लेकिन उसे बॉस के आने तक रुकना था। बॉस किसी काम से बाहर गए थे और रात 9 बजे तक लौटने वाले थे। बॉस के खास आदमी की नज़र उस पर थी, इसलिए उसे इंतज़ार करना ही था। वह अपना सारा काम छोड़कर अभी अभी खरीदे गए नए मोबाइल को उठाकर अपने घर का नंबर सेव करने लगा। 2 दिन पहले उसका मोबाइल खो गया था, जिसमें सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड भी थे। अब उसे अपने घर का नंबर छोड़कर और कोई नंबर याद नहीं था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव करने वाली आवाज़ उसकी माँ की नहीं थी, बल्कि यह किसी और महिला की मधुर आवाज़ थी। यह सुनकर वह घबरा गया और तुरंत अपने डायल किए गए नंबर की ओर देखा। नंबर वही था, लेकिन आखिरी अंक गलती से गलत टाइप हो गया था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसे उस लड़की से माफ़ी मांगने का मन हुआ, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। फिर उसने सही नंबर डायल कर अपनी माँ को बताया कि वह देर से घर आएगा। रात के 11 बजे जब वह घर पहुंचा तो सुशीला अम्मा ने उसे हाथ पैर धोने को कहा और खाना परोस दिया। खाना खाते समय वह बोली, देख बेटा, मेरे पास तू ही एकमात्र सहारा है। तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आगे से देर रात तक मत रुका कर। अपने बॉस से कह कि घर में तेरी माँ अकेली है, इसलिए जल्दी आ जाया कर। मदर इंडिया, मुझे पता है कि तुझे मेरी बहुत चिंता रहती है, लेकिन मैं हमेशा देर से नहीं आता, सिर्फ आज ही ऐसा हुआ है। तू फिक्र मत कर, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा, ठीक है? माँ को संतुष्ट कर भुवन अपने कमरे में चला गया। वह बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था, लेकिन रात के 1 बज गए और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में वही मधुर आवाज गूंज रही थी। वह खुद से सवाल करने लगा, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उस आवाज को लेकर इतना बेचैन क्यों हूं? कई बार करवट बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन वह अभी भी नहीं उठा था। सुशीला अम्मा को लगा कि उसे बुखार हो गया होगा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा, जिससे भुवन की नींद खुल गई। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना? 8 बज गए, ऑफिस नहीं जाना? भुवन उनकी घबराहट समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं अम्मा, रात को देर से सोया था, इसलिए अब तक सो रहा था। तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुशीला अम्मा ने राहत की सांस ली। भुवन जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। लंच ब्रेक के दौरान फिर वही लड़की की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। अब उसने तय कर लिया कि वह उससे माफ़ी मांगेगा। उसने दोबारा कॉल किया। जैसे ही फ़ोन लगा, लड़की ने उसे डांटते हुए कहा, अरे भाई साहब, कितनी बार समझाऊं? एक बार कहने से समझ में नहीं आता क्या? मैंने पहले ही कहा था कि यह तुम्हारी माँ का नंबर नहीं है। तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है? अब फ़ोन मत करना। वह उसे डांट रही थी, लेकिन भुवन ने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, हेलो हेलो, प्लीज़ फ़ोन मत काटिए, मैं आपसे सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया था तो गलती से एक नंबर बदल गया था, इसलिए आपकी कॉल लग गई थी। भुवन की बात सुनकर वह शांत हो गई और बोली, कोई बात नहीं, छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा नाम भुवन है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, मेरा नाम राधिका है। बहुत सुंदर नाम है आपका। क्या मैं कभी कभी आपसे बात कर सकता हूँ? बस अगर आपको कोई परेशानी न हो तो। राधिका को उसकी बातों में छिपी मासूमियत महसूस हुई, लेकिन वह बोली, अच्छा, अब फ़ोन रख रही हूँ, और उसने कॉल काट दिया। भुवन के लिए इतना ही काफ़ी था। वह दिन भर खुश रहा। गलत नंबर से शुरू हुई यह पहचान अब आत्मीयता में बदल रही थी। दोनों रोज फ़ोन पर बातें करने लगे। शुरू में राधिका को भुवन का बार बार कॉल करना अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी आदत हो गई। अब तो वह भी उसके कॉल का इंतज़ार करने लगी। अगर भुवन कॉल नहीं करता तो राधिका ही उसे फ़ोन कर लेती। दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहा। रोज रात 8 बजे फ़ोन करने वाला भुवन आज कॉल नहीं कर रहा था। राधिका ने खुद कॉल किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। वह उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, और जब भुवन का कॉल आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या साहब, आज इतनी देर से कॉल कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या?
नहीं राधिका जी, आज ऑफिस में मीटिंग और बहुत सारा काम था, इसलिए जब आपने कॉल किया तब मैं उठा नहीं पाया, सॉरी। कोई बात नहीं भुवन, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। राधिका जी, हमारी दोस्ती को 1 महीना हो गया, लेकिन हमने अब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। क्या आपको कभी मेरी शक्ल देखने का मन नहीं करता? मुझे तो सच में आपसे आमने सामने मिलकर बात करने का मन करता है। अरे आप गलत मत समझिए, आखिर हम दोस्त हैं ना। बस मन हुआ तो कह दिया। वैसे आपका शहर कौन सा है? राधिका मन ही मन सोचने लगी। मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं? फिर उसने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, मेरा शहर बल्लारी है। राधिका जी, एक काम कीजिए, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड करिए। जब आप उसे एक्टिवेट करेंगी तो मेरी प्रोफाइल फोटो वहां दिखेगी, जिससे आप मुझे देख सकेंगी, और अगर आप अपनी फोटो डालेंगी तो मैं भी आपको देख सकूंगा। ओके? भुवन की बात मानकर राधिका ने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, उसे एक्टिवेट किया और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। भुवन, जो कब से राधिका को देखने के लिए उत्सुक था, आखिरकार उसकी तस्वीर देखकर खुशी से झूम उठा। बिना देखे ही जिससे वह प्यार कर बैठा था, अब उसे देख पाने के बाद उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अद्भुत सुंदरता, चंदन की मूर्ति जैसी, उसने मन ही मन सोचा। अब वह उसे असल में मिलने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेचैन था। उधर राधिका भी यही महसूस कर रही थी। वह पहले ही तय कर चुकी थी कि भुवन जैसा भी हो वह उसी से शादी करेगी, लेकिन जब उसने भुवन को देखा तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। भुवन आकर्षक, आत्मविश्वासी और करिश्माई था। उसके जैसा लड़का हर लड़की का सपना होता है, लेकिन भुवन सिर्फ राधिका से प्यार करता था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। दोनों बार बार फोन उठाकर कॉल करने की सोचते और फिर वापस रख देते। आखिरकार भुवन ने ही पहल की और राधिका को कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल आया, राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कॉल रिसीव करने के बाद वह चुप रही, इसलिए भुवन ने ही बात शुरू की। हेलो राधिका जी, इतनी रात में आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस आपसे थोड़ा बात करने का मन था। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भुवन, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोलिए, क्या कहना था? मैं बस आपसे एक बार आमने सामने मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? अगर आपको अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भुवन, आप बेंगलुरु में हैं और मैं बल्लारी में। मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? आप इसकी चिंता मत कीजिए राधिका जी, मैं खुद बल्लारी आकर आपसे मिलूंगा। आप कहाँ आ सकती हैं और हम कहाँ मिल सकते हैं, ये मैं आपको कल बता दूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो मिलते हैं। ओके? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब 11 बज चुके हैं, माँ देखेगी तो डांटेगी। चलिए, अब फोन रखती हूँ भुवन। ठीक है, मैं कल कॉल करूंगा। बाय राधिका। फोन रख देने के बाद भुवन बहुत खुश था। अब वह जल्द से जल्द राधिका से मिलकर अपने दिल की बात कह देना चाहता था। उधर राधिका भी उसी ख्वाब में खोई हुई थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह आखिरी बातचीत होगी। किस्मत रूपी शिकारी उनकी खुशियों के बीच अपने जाल बिछाने वाली थी, लेकिन इन सब से अनजान दोनों अपनी कल्पना की दुनिया में विचरण कर रहे थे। रात भर खूबसूरत सपनों में खोया भुवन सुबह ठंडी हवा के कारण रजाई ओढ़े सोता रहा। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुली, लेकिन उसने उसे बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से जागा हुआ था। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वह आखिरकार उठ गया। आज उसके मन में अजीब सी खुशी थी। दिसंबर के महीने में बारिश हो रही थी, जो आम तौर पर नहीं होती। भुवन ने सोचा, वाह, दिसंबर में बारिश, ये तो बड़ा अजीब है। बारिश देखकर उसका मन और भी मचल उठा। उसने बाहर निकलकर पानी में हाथ डाला और एक छोटे बच्चे की तरह बारिश की बूंदों से खेलने लगा। भुवन, कहाँ हो बेटा? ऑफिस नहीं जाना क्या? जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, वह तुरंत घर के अंदर आ गया और बोला, माँ, जल्दी नाश्ता तैयार कर दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नाश्ता तो पहले से ही तैयार है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक है माँ। माँ की बात सुनकर भुवन सिर हिलाते हुए फ्रेश होने चला गया। फिर नाश्ता करके तैयार होकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के रुकने के कोई आसार नहीं थे। हर रोज रात 8 बजे कॉल करने वाला भुवन
उस दिन दोपहर के लंच ब्रेक में ही राधिका से बात करने के लिए बेचैन हो गया। उसने राधिका के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उधर से सिर्फ नॉट रीचेबल की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि शायद बारिश के कारण नेटवर्क चला गया होगा। उसने तय किया कि रात 8 बजे फिर से कॉल करेगा। ऑफिस का काम इतना ज़्यादा था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। हमेशा की तरह जब उसने ऑफिस का काम खत्म किया और घर आकर अपनी दिनचर्या पूरी की, तो रात 8 बजे फिर से राधिका को कॉल किया। लेकिन इस बार भी वही नॉट रीचेबल की आवाज़ सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वह रात भर जागता रहा और बार बार कॉल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात भर की जागरदारी के कारण सुबह 5 बजे आखिरकार उसकी आंख लग गई, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही यानी 6 बजे उसकी नींद खुली तो उसे सिर में भारीपन महसूस हुआ। ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने माँ को बताया कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए ऑफिस नहीं जाएगा। फिर वह वापस सोने चला गया। बाढ़ और बढ़ती बेचैनी पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार हो रही थी। उधर राधिका से बात न होने के कारण भुवन का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। सोफे पर बैठे हुए उसने टीवी ऑन किया। चैनल बदलते बदलते उसने न्यूज़ चैनल लगाया, जहां हर जगह बारिश की खबरें ही चल रही थीं। अंत में उसने पब्लिक टीवी चैनल लगाया और ध्यान से देखने लगा। बारिश के कहर से कई लोगों की मौत। देखते देखते अचानक उसके कानों में बल्लारी शब्द पड़ा, तो उसने तुरंत टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। बल्लारी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण कई लोगों की जान चली गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ये खबर सुनते ही उसे झटका लगा और बारिश के बावजूद उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। बल्लारी यानी राधिका का शहर, यानी मेरी राधिका। नहीं नहीं, मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। भुवन घबराकर बड़बड़ाने लगा। उसने झट से टीवी बंद किया और तुरंत बल्लारी जाने की तैयारी करने लगा। जब वह मैजेस्टिक बस स्टैंड पहुंचा और बल्लारी जाने वाली बसों के प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा, तो वहां उसे बताया गया कि भारी बारिश के कारण बल्लारी की सभी बसें रद्द कर दी गई हैं। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राधिका से कैसे मिलूं? भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। आंखों में आंसू लिए भुवन बस स्टैंड में बैठकर रोने लगा। जब वह घर वापस लौटा तो उसका मन बेचैनी और पीड़ा से तड़प रहा था। बाढ़ के बाद का विनाश 4-5 दिन बीत गए, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बेंगलुरु में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बल्लारी में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। भुवन लगातार राधिका को कॉल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह न कहीं ठहर पा रहा था, न कहीं बैठ पा रहा था। 1 हफ्ते बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई, तो भुवन बल्लारी के लिए निकल पड़ा। पूरी रात बस में यात्रा करने के दौरान वह सिर्फ राधिका के बारे में ही सोचता रहा। वह सोचों में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब बल्लारी आ गया। कंडक्टर की आवाज बल्लारी सुनते ही वह चौकन्ना हो गया। सुबह बस से उतरते ही उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है। उसे सिर्फ इतना पता था कि राधिका बल्लारी में रहती थी, लेकिन उसका पता उसे मालूम नहीं था। उसने सोचा कि किसी से पूछताछ करनी चाहिए और आगे बढ़ने लगा। बाढ़ से तबाह हुए घरों को देखकर उसका दिल बैठने लगा। एक घर के पास उसने एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से खाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ। ये दृश्य देखकर भुवन का दिल पिघल गया। सफर के लिए लाया हुआ बिस्किट उसने उस बच्ची को दे दिया। बिस्किट देखते ही वह बच्ची झट से उसे खाने लगी। उसकी माँ ने कृतज्ञता से भुवन की ओर देखा। वहां से वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि राधिका के बारे में पूछताछ कहाँ करे। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आ रहे हैं। भुवन ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, बाबा, क्या आप राधिका को जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जानता किस राधिका की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ लगभग 30% लोग इस बाढ़ में बह गए हैं। अगर तुम्हें मृतकों की जानकारी चाहिए तो सीधे इस सड़क पर जाओ और बाईं ओर मुड़ो। वहाँ एक सरकारी अस्पताल है। हो सकता है वहाँ तुम्हें कुछ पता चल जाए। ठीक है दादा। जैसे ही वह अस्पताल की ओर बढ़ा, उसे हर कदम भारी लगने लगा। फिर भी उसने अपने मन को मजबूत किया और अस्पताल तक पहुंच ही गया। अस्पताल में राधिका के बारे में पूछताछ करने पर मृतकों की सूची में 4 नाम राधिका के थे।
अपने मन को मजबूत करते हुए वह एक एक कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। राधिका 10 साल, राधिका 40 साल, राधिका 15 साल। इनमें से कोई भी उसकी राधिका नहीं थी। यह समझकर उसे थोड़ी राहत मिली। अब बस एक ही नाम बचा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, यह मेरी राधिका न हो। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसने देखा नाम राधिका, उम्र 22 साल। आगे कुछ भी पढ़े बिना वह वहीं गिर पड़ा। हाँ, उसकी राधिका भी 22 साल की थी। इसका मतलब यह वही हो सकती है। यह सोचकर उसे लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह उनकी बात सुन ही नहीं पा रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह वहां से बस अड्डे की ओर बढ़ा। बस अड्डे पर वह कब तक बैठा रहा, उसे खुद भी पता नहीं चला। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? दोपहर से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कहाँ जाना है? तब जाकर भुवन को होश आया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। उसने बेंगलुरु जाने वाली बस पकड़ी और घर लौट आया। घर लौटकर भुवन को जीवन ही बेकार लगने लगा। हर समय उसे बस राधिका की याद सताने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। उसकी माँ को उसका यह बदलाव देखकर चिंता होने लगी। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हफ्तों तक वह ऑफिस नहीं गया तो उसकी माँ और भी परेशान हो गई। आखिरकार माँ के प्यार के आगे हारकर उसने खुद को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे वह पहले जैसा होने लगा, लेकिन राधिका को भूलना उसके लिए अब भी असंभव था। आज भुवन को ऑफिस जाते हुए 5 महीने हो चुके थे। रोज की तरह वह ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश देखते ही उसने तेजी से घर की ओर दौड़ लगा दी। हल्की बारिश जल्द ही तेज हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। यह सब देखकर भुवन डर के मारे पागलों की तरह भागने लगा। जैसे कोई शिकारी खरगोश के पीछे दौड़ता है, वैसे ही वह बारिश से बचने के लिए भाग रहा था। कभी भुवन को बारिश से प्यार था, लेकिन अब वह बारिश से दूर भागता था। जीवन कितना अजीब होता है। जो चीज कभी प्यारी लगती थी, वही आज डराने लगी थी। उधर एक लड़की बारिश में भीगने के लिए आगे बढ़ रही थी। पहले उसे बारिश से बहुत डर लगता था। बचपन में जब वह खेल रही थी, तब फिसलकर गटर में गिर गई थी और बहने लगी थी। उसके पिता ने समय रहते उसे बचा लिया था। तभी से उसे बारिश से डर लगने लगा, लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन बारिश में भीगने का कर रहा था। किसी ने उसे एक बार कहा था, बारिश में एक बार भीग जाओ तो बार बार भीगने का मन करता है। बारिश की एक बूंद भी शरीर पर गिरे तो रोमांच पैदा कर देती है। जब पूरी तरह से भीग जाओ तो मन नाचने को करता है। आज वह अपने प्रेमी की कही बात को सच करने जा रही थी। जैसे ही बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ीं, उसे महसूस हुआ कि वह बात सच थी। वह बारिश में नाचने लगी, जैसे अपने ही संसार में खो गई हो। लेकिन अचानक उसे अपना बचपन और माता पिता की याद आ गई और वह डर से कांपने लगी। नहीं नहीं, तू बहुत क्रूर है। बचपन में तूने मुझसे खेल की खुशी छीन ली। अगर पिताजी समय पर नहीं पहुंचते तो मैं जिंदा न होती। फिर तूने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए, और इतना ही नहीं, तूने मेरे प्रियतम को भी मुझसे दूर कर दिया। भाग जा, मुझे तुझसे नफरत है, दूर हो जा। वह रोते हुए जोर जोर से बारिश को कोसने लगी और वहां से भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उधर भुवन भी उसी पेड़ के पास था। बारिश देखकर कांपते हुए खड़ा था। कभी जिससे उसे प्यार था, आज वही उसके लिए डर का कारण बन गई थी। दूर हट, दूर जा, मेरे पास मत आ, तेरी एक भी बूंद मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। भुवन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। पेड़ के नीचे खड़ी लड़की को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति खुद को बारिश की बूंदों से बचाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह उससे बहुत डरता हो। उसका चेहरा देखने के लिए उसने धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन है आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? भुवन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे देखकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, यही वही चेहरा है, मैंने तस्वीरों में देखा था। यही मेरा भुवन है। उसे देखकर वह इतनी खुश हुई कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाए।
भुवन ने उस लड़की की ओर देखा जो उससे सवाल कर रही थी, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए और उसके सवाल का जवाब दिए बिना बारिश पसंद न होने के बावजूद बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जिससे उसे उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। भुवन को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते देख लड़की को आश्चर्य हुआ। क्या यह मेरा भुवन नहीं हो सकता? उसने अपने मन में सवाल किया। एक बार उसका नाम लेकर पुकारती हूँ, तब पता चलेगा कि यह मेरा भुवन है या नहीं। भुवन! लड़की की आवाज सुनकर भुवन आश्चर्यचकित हो गया। ये कौन हो सकती है जो मुझे बुला रही है? उत्सुकतावश उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। उस लड़की को देखते ही भुवन को आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। यह तो मेरी राधिका जैसी लग रही है, मतलब यह मेरी राधिका ही है। भुवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह स्वर्ग के बहुत करीब पहुंचने जैसा महसूस कर रहा था। वह दौड़कर उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। आप राधिका हैं? हाँ। और आप भुवन हैं, सही? खुशी से कुछ कहने की स्थिति में न होने के कारण उसने बस सिर हिलाकर हाँ कहा। राधिका के करीब आकर भुवन ने उसे अपनी दोनों बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। मेरा दिल कह रहा था कि आप जिंदा हैं, किसी न किसी दिन आप जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर भुवन ने प्यार से राधिका के माथे को चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राधिका जी, ये क्या किया आपने? मुझे इस हालत में छोड़ दिया। इतने दिन तक आपने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैं आपको ढूंढने के लिए बेल्लारी तक गया था। आपको ढूंढने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया, आपको पता भी है? आखिर में मैं वहां के सरकारी अस्पताल तक गया था और वहां मृतकों की सूची में आपका नाम देखा। मैंने सोचा कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उस पल मुझे लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कितनी बार सोचा कि अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर जाता तो मेरी माँ अनाथ हो जाती। यही सोचकर मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और जिंदा रहने का फैसला किया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि आप जिंदा हैं और किसी न किसी दिन मुझे जरूर मिलेंगी। शायद इसी विश्वास की वजह से भगवान ने मुझे आज तक जिंदा रखा है, वरना मैं भी मिट्टी में मिल चुका होता। आपकी यादें और मेरी माँ की देखभाल ही थी जिसने मुझे जिंदा रखा। भुवन की बात सुनकर राधिका ने अपने हाथ से उसके होठों पर उंगली रख दी। बस भुवन, क्या आपने सच में सोचा था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी? जिस तरह आपने एक एक दिन तकलीफ में बिताया, उसी तरह मैंने भी आपकी यादों में हर पल बिताया है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पापा, मम्मी और मैं खेत की ओर गए थे। खेत में पानी भरने लगा था, इसीलिए पापा उसे पास के नाले में बहाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, नाले का पानी भी बढ़ता गया। जब बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा, तो हमने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक माँ का पैर फिसला और वह नाले में गिर गईं। पापा उन्हें बचाने के लिए भागे, लेकिन वह भी पानी में बह गए। मैंने उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उस पल मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। पूरे गांव ने मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिनों तक लगातार बारिश में भटकते हुए हम उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन अंत में हमें उनके शव पास की नदी में तैरते मिले। पूरे गांव ने मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी। मैं इतनी सदमे में थी कि रो भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तब मेरी सारी भावनाएं उमड़ पड़ीं और मैं फूट फूट कर रोई। उस दिन कोई भी मुझे सांत्वना देने वाला नहीं था। कोई भी मेरे आंसू पोंछने और कहने वाला नहीं था कि रो मत, बेटी। पापा मम्मी के गुजर जाने के 2 हफ्ते बाद बारिश भी पूरी तरह से थम चुकी थी। लेकिन घर में रहना मेरे लिए असहनीय हो गया था, इसलिए मैंने वह गांव छोड़ दिया। मैं सीधा बेंगलुरु आ गई। यहाँ मेरा कोई परिचित नहीं था। मैंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन भी मेरे माता पिता के साथ पानी में बह गया था। अब मैं यहाँ एक हॉस्टल में रह रही हूँ भुवन। इतना कहते ही राधिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भुवन ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना देने लगा। राधिका की स्थिति देखकर भुवन का दिल भर आया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसकी पीड़ा को महसूस किया। राधिका, अब आप किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप हमारे घर आ जाओ। भुवन, लेकिन मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ?
समाज के डर से वह ऐसा कह रही थी। यह समझकर भुवन ने सोचा, यह सही समय है, अब मुझे अपनी प्रेमिका से अपनी बात कहनी चाहिए। राधिका, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भुवन, मैं हमेशा आपकी बातों को समझ लूंगी। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे आज मिलकर यही बात कहने आया हूँ। आई लव यू राधिका। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मंजूरी दोगी? भुवन की बात सुनते ही राधिका की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसका मन खुशी से उड़ी हुई तितली जैसा हो गया। बीमार को जो चाहिए डॉक्टर भी वहीं देता है। ऐसा ही कुछ राधिका के मन में भी था। वह भी भुवन से बहुत प्यार करती थी। भुवन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताने वाली थी, लेकिन फिर कुछ न कुछ हो गया। आई लव यू टू भुवन। अकेले और अनाथ सी हो गई थी, लेकिन अब तुम मेरे सहारे बनने आए हो, इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? राधिका की बात सुनकर भुवन ने कहा, अरे पागल लड़की, मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ और तुम मेरे लिए पैदा हुई हो, तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ सकता हूँ? जब भी मैं तुम्हारी बात सुनता था, मेरा दिल मृदंग की तरह बजता रहता था। जब तुम मुझसे दूर जाती थी तो यह आवाज़ बंद हो जाती थी। अब जब तुम मेरे पास हो, टूटकर बिखरा हुआ मेरा दिल फिर से जुड़ गया है। मेरा मृदंग फिर से बजने लगा है। तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी जान हो। जब सांस रुकती है तो जान भी चली जाती है। ऐसे में अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो क्या मेरी जान रहेगी? राधिका ने भुवन के होंठों पर अपनी अंगुली रखी और कहा, अब और कुछ मत कहो, मुझे इतना ही काफ़ी है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। अब से मेरी सांस तुम्हारी सांस में मिल जाएगी। अब तुम कभी भी मौत की बात मत करना। उसकी आंखों में आंसू थे। भुवन ने उसे थपथपाकर उसके आंसू पोंछे और उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। झेंपती हुई राधिका उसके गले में बंध गई। दोनों हाथ में हाथ डालकर उस बारिश में भीगते हुए घर की ओर बढ़े। कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा होता है तो पूरी दुनिया उसे एक साथ जोड़ देती है। शायद यही इन दोनों के बारे में सही है। आखिरकार अलग हुए प्रेमी एक हो गए। आज दोनों के दिलों में मृदंग की आवाज़ गूंज रही है। लेखक मोहिनी सचिन अमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।